साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मृतक आश्रित नियमावली के संशोधन के बारे में, जो 2021 में संशोधन हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या संशोधन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है उसमें। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, मृतक आश्रित नियमावली संशोधन 2021 उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग। ये कार्मिक अनुभाग जो होता है उसी के द्वारा ये आश्रित भर्ती वगैरह का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। लखनऊ दिनांक 12 नवंबर 2021 की डेट है। ठीक, यह सूचना क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 का मतलब चाहे केंद्र सरकार हो में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल, जो भी लोक सेवक रहेगा, सरकारी लोक सेवक रहेगा, कर्मचारी रहेगा, उसकी नियुक्ति के विषय में इसमें बताया गया है। ठीक है, 309 का अनुच्छेद का ही तात्पर्य है। इसमें इसी को जो है इसी के आधार पर ये मृतक आश्रित नियमावली वगैरह बनी है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके। ठीक है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। यही जो इसमें यह एक तरह से विषय है कि क्या बदलाव करने हैं, उन सबका इसमें संदर्भ दिया गया है। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती, ये 12वां संशोधन है। 2021 में ये 12वां संशोधन हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है। अभी आप इसको देखेंगे पूरा तो समझ में आएगा कि हाँ क्या संशोधन हुआ, क्या महत्वपूर्ण संशोधन इसमें हुआ। पहला है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रितों की भर्ती 12वां संशोधन नियमावली 2021 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। नियम नंबर 2 का संशोधन, इसमें नियम नंबर 2 के उपखंड का संशोधन इसमें किया गया है। हम देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में नियम नंबर 2 में जो नीचे स्तंभ दिया गया है, ये स्तंभ दिया गया है, में दिए गए विद्यमान खंड ग, ये जो नियम नंबर 2 का खंड ग है, स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया गया है। यानी इसमें जो स्तंभ 1 में ये पुराना है और जो संशोधित हुआ है 2021 में, ये स्तंभ 2 में बातें लिखी गई हैं। तो ये पुराना वाला हटा करके ये स्तंभ 2, ये पुराना वाला स्तंभ 1 हटा करके पूरी तरह से उसके स्थान पर स्तंभ 2 की बातें रख दी गई हैं। क्या हैं बातें, ये समझते हैं। देखिए, है कुटुंब यानी परिवार के अंतर्गत मृत जैसा कुटुंब रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, परिवार रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। कुटुंब मतलब होता है परिवार। कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे, उनको सेवायोजन दिया जाएगा, उनको पेंशन आदि और सेवायोजन संबंधी लाभ दिए जाएंगे। इसमें नंबर 1 पे कौन है? यदि पति मर जाता है, कोई पुरुष मर रहा है ड्यूटी करते हुए, तो उसकी पत्नी मर रही है तो पति। ठीक है, 2 है। दूसरे नंबर पे पुत्र या दत्तक पुत्र। ठीक है। तीसरा है अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां और विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र बहुएं। चौथे नंबर पे है मृत सरकारी सेवक द्वारा आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता या मृत सरकारी सेवक। ठीक है, यदि अविवाहित था, इस शर्त पे अविवाहित भाई, अविवाहित बहन या विधवा माता को सेवायोजन दिया जाता है। यदि वो कर्मचारी मृत सरकारी सेवक क्या अविवाहित रहता है। अविवाहित रहने पर मृतक के भाई को, अविवाहित भाई को या अविवाहित बहन या और माता, विधवा माता, उनको इसका सेवायोजन का लाभ दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पे क्या है, इसमें अब देखिए इसी के समानांतर चलते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? कुटुंब के अंतर्गत सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, यहाँ तक सेवक मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे कौन? पति या पत्नी या पति, वही सेम एज पुत्र या दत्तक पुत्र। तीसरे नंबर पे है पुत्रियां। ठीक है, पुत्रियां जिसमें दत्तक पुत्रियां भी शामिल है। यही परिवर्तन हुआ है, यही जो है मेजर परिवर्तन हुआ है इसमें। ठीक है, ये जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे परिवर्तन यही, पुत्रियां जिनमें दत्तक पुत्रियां और विधवा पुत्र बहुएं। ठीक है, इसमें पुत्रियां भी है शामिल और इसमें जो यदि तलाकशुदा हैं तो पुत्रियां या दत्तक पुत्रियां दोनों को इसमें चांस दिया जाएगा। चौथे नंबर पे है
मृत सरकारी सेवक द्वारा आश्रित अविवाहित बहन, ये पहले वाली बात है, पहले की है कि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था यदि, तो उसके अविवाहित भाई, अविवाहित बहन या विधवा माता को सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। आगे क्या है इसमें देखिए, 5वें नंबर पे है, ऐसे लापता सरकारी सेवक जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित संबंधी जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, यानी वो लापता हो जाता है तो 7 वर्ष बाद उसको मृत घोषित किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी बता चुका हूँ कि यदि किसी के भाई बंधु हो या परिवार का कोई सदस्य नौकरी में हो, वो लापता हो जा रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसकी गुमशुदगी संबंधित थाने में, किसी थाने में आप जहाँ से लापता हैं वहीं विशेष करके आप घटना के अनुसार जरूर रिपोर्ट दर्ज करा दें गुमशुदगी की, इससे आपको मदद मिल जाएगी। परंतु यदि मृत सरकारी सेवक के ऊपर लिखित संबंधी में से किसी से संबंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाए और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो, तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र पुत्रियां, अविवाहित पुत्रियां भी सम्मिलित होंगी। इसमें कहने का मतलब यह है कि ये जो शुरू में आप देखे हैं, इनमें से यदि कोई उपलब्ध नहीं रहता है, इनमें से यदि कोई उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में उस सरकारी सेवक के जो पौत्र हैं या अविवाहित पौत्रियां हैं, उनको सेवा योजना का अधिकार उनका रहेगा, उनको सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें नया जो नवीनतम संशोधन में क्या बात है, 5वां है, देखिए इसमें ऐसे लापता सरकारी सेवक जो मृत घोषित किया गया हो न्यायालय के द्वारा, तो बातें सेम है बाकी यहाँ पे ये जो पढ़ेंगे आप। परंतु यदि मृत सरकारी सेवक के ऊपर उल्लिखित संबंधियों में से किसी संबंधी तो कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो, तो ऐसी स्थिति में शब्द कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवा पर आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्रियां, ठीक है। इसमें परिवर्तन जो है शुरुआत में ही हुआ है, ठीक है, इनमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आप हमें सुझाव और कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो प्रश्न हो उसे जरूर हमें कमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।